नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका जो कनिष्क सहायक स्टेनोग्राफ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। देखिए, डेट क्लियर नहीं है अभी। अभी आपको तैयारी 23 अगस्त के हिसाब से करनी है। तो आज से आपके पास यहाँ पे ओनली 20 दिन बचने वाले हैं, ठीक है, अगर सेम डे को एग्जाम होता है। पर चांसेस कम है, बट अभी आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट तीसरा रहने वाला है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस हमने अपलोड कर दिए थे, तो आपने वो देख लिया होंगे, ठीक है। तो पूरे पैटर्न पे कराएंगे। देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन उत्तराखंड के रहेंगे, 14 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, बाकी 14 नंबर हिंदी के, 8 क्वेश्चन रीजनिंग के, 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और सामान्य इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक समसामयिकी और राजनीतिक शास्त्र, सब जाके 8-8 नंबर होने वाले हैं। तो 2.5 घंटे का पेपर है, 150 मतलब 150 मिनट, ठीक है, जो होते हैं आपके, और 140 नंबर का ही पेपर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। देखिए, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। मैंने अभी उत्तराखंड के इन पेपरों में, 2 पेपरों में मैंने बेसिक क्वेश्चन रखे थे। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन हल्का लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही 15 से 20 प्रैक्टिस कराने का टारगेट है मेरा। तो आपको इजी से लेकर हार्ड तक पूरा कराया जाएगा, ठीक है। बाकी जीएस का लेवल अच्छा है, उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन अच्छे हैं, हिंदी अच्छे हैं। उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, बट आपको प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चन नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग बेसिक क्वेश्चन लास्ट में गलत करते हैं। चलिए, पहला है हमारा, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो गढ़ केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, तो यहाँ पे ये जाना जाता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा है, परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है। तो परिमार्जन नेगी का संबंध किससे था, इनका संबंध था आपका चेस से संबंध था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जागर का अर्थ क्या है। तो समाज को जगाने वाली जो कविता या गीत होते हैं ना, उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, जागर कहते हैं, ठीक है। तो खासकर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में एक प्राचीन और अनुष्ठी लोक विधा के रूप में जागर, जैसे जागर में होता क्या है, देवी देवताओं और स्थानीय लोग नायकों का क्या होता है यहाँ पे, आह्वान किया जाता है, मतलब उनको आह्वान किया जाता है उनका, ठीक है। जो जागर के माध्यम से ही समाज की नैतिकता होती है, जो उत्तराखंड संस्कृति की बात करूं, या न्याय की बात करूं, शिक्षा की, जो न्याय की शिक्षा वगैरह दी जाती है ना, उसकी यहाँ बात करता है, ठीक है। और ये आध्यात्मिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का क्या है, मुख्य आधार इसको माना जाता है, किसको, जागर को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। चौथा है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए, यहाँ पे सेंसस के हिसाब से पूछेगा, यहाँ पे 2 होंगे वैसे। अगर पूछेगा 2001 के अकॉर्डिंग कितना था, ये तो नहीं पूछेगा, बता रहा हूँ। तो ये आपका 159 था, ठीक है। फिर 2011 में जो आपका जनगणना होती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें 30 की वृद्धि हो गई थी, और ये हो गया था आपका 189 हो गया था। कितना हो गया था, 189 हो गया था, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन पूछा है कि जनसंख्या घनत्व कितना है। अब देखिए, यहाँ पे अगर 2001 और 2011 नहीं बोला है ना, तो आपको इनमें से क्या करना है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, बट वो राइट ऑप्शन नहीं रह सकता आपका, क्योंकि यहाँ पे नया लेटेस्ट जो है ना, वो 189 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका कुछ पेपर हुआ था, वहां पे जो आपका नया सेंसस आया था, ठीक है, जो आपका वन वाला आता है, ठीक है, जो वनों का आपका आता है, 2 साल में वन रिपोर्ट आती है। तो वो आयोग ने उसको गलत माना, क्योंकि उसने उनने मेंशन नहीं किया था, क्योंकि वहां पूछा था कि पहले जो नैनीताल का प्रतिशत ज्यादा था, जो पहले 2021 वाला जो सेंसस आया था, जो आपका 2021 वाला, जो मैं बात कर रहा हूँ आपकी वन की, ठीक है, जो वन जनगणना की, जो वनों की बात होती है, फर्स्ट रिपोर्ट की बात आती है, ठीक है। तो उसके बाद 2023 में नई रिपोर्ट आई थी, तो उसमें चंपावत पहले स्थान पे आ गया था प्रतिशत में। तो वो क्वेश्चन गलत माना था आयोग ने, ठीक है। तो आपको अभी इसमें ऑप्शन नंबर डी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना 2001 बोला है, ना 2011 बोला है। 2001 के अकॉर्डिंग 159 दिया है, बट इसको हम श्योर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसको डी मानेंगे आप लोग। पांचवा है, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका, सॉरी नहीं है बोला गया, ध्यान से देखना, देखिए क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी है, ठीक है। मैंने भी अभी वही की, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से। तो निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है। गौरा देवी का है, चंडी प्रसाद भट्ट का है, वासवानंद नोटियाल, विद्यावती डोभाल। तो इसमें से किसका नहीं है, तो वासवानंद नोटियाल का यहाँ पे नहीं है। छठा है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी पर क्या कौन सा है, तो रुद्रप्रयाग, कौन सा है आपका, रुद्रप्रयाग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये पंचप्रयागों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है, ठीक है, जिसका मिलन पॉइंट क्या होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन पॉइंट आपका रुद्रप्रयाग में होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, यह जो स्थान है, ये केदारनाथ धाम की यात्रा का प्रमुख पड़ाव भी यहाँ पे माना जाता है, रुद्रप्रयाग को, ठीक है। तो यहाँ पे जो यात्री होते हैं अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा 2013 में जब त्रासदी होती है उत्तराखंड में, तो मंदाकिनी रिवर का जैसे काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कौतिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, कौतिक शब्द का अर्थ होता है उत्तराखंड में मेलों से संबंध, किससे होता है, मेलों से इसका संबंध होता है। आठवां है यहाँ पे, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है, ठीक है। अब उत्तराखंड में हम कृषि योग्य भूमि की अगर बात करते हैं,
तो इसका कितना है, तो ये है आपका 13%। कितना है, 13% रहता है। 9वां है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है आपका, ये आपका चमोली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहां पे चीजें एक्सप्लेन करनी होगी वहां पे एक्सप्लेन की जाएंगी, बाकी हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए 10वां है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे आपके, ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य बनता है ना, तो उस टाइप पे सुरजीत सिंह बरनाला को यहाँ पे पहला राज्यपाल यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है, तो ये भोटिया जनजाति करती है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। यह जनजाति करती क्या है, यह गर्मियों में उच्च हिमालयी क्षेत्र में चली जाती है। ठीक है, जैसे हिमालय है तो गर्मियों में कभी उच्च हिमालय, क्योंकि यहाँ पे हिमपात कम होता है तो वहां चले जाते हैं। जैसे सर्दियां आती है ना, ये निचली घाटियों में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे देखते हैं, गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है। तो गब्बर सिंह नेगी जी को कौन सा अवार्ड यहाँ पे मिला था, तो इनको मिला था विक्टोरिया क्रॉस मिला था। कौन सा मिला था, विक्टोरिया क्रॉस इनको यहाँ पे मिला था। 13वां है यहाँ पे गोरी गंगा नदी से गोरी गंगा गोरी गंगा काली से मिलती है। देखिए जो गोरी गंगा है ना, ये काली नदी से कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में नहीं, क्योंकि ये देखिए जब उत्तराखंड का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे काली नदी का होता है। ठीक है, ये काली नदी आती है लिपुलेख से, फिर शारदा टनकपुर में आती है, इसको शारदा बोल देते हैं। तो इसी के अंतर्गत आपकी जो इसमें एक कौन सी मिलती है, गौरी गंगा मिलती है। ठीक है, यहाँ पे गौरी गंगा रिवर मिलती है। तो ये देखिए बागेश्वर में नहीं मिलेगी, पिथौरागढ़ की बात हम कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे मिलेगी, जौलजीबी में मिलती है। तो जौलजीबी में गौरी और काली का संगम होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है 14वां, बाराहोती किस जिले में स्थित है। तो बाराहोती कहाँ पर स्थित है, तो बाराहोती जो दर्रा ये आपको चमोली में देखने को मिलता है यहाँ पे। अगला है 15वां, निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं केसरी के नाम से किसको जानते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे कुमाऊं अखबार निकाला गया था एक। ठीक है, कुमाऊं अखबार के माध्यम से इनके द्वारा क्या किया, जो अंग्रेज थे उनका दमन किया गया। ठीक है, इसकी वो आवाज उठाई गई। ठीक है, बाद में जब अल्मोड़ा अखबार बंद होता है तो 1918 में शक्ति नामक पत्र निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शक्ति नामक साप्ताहिक निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुमाऊं अखबार कब निकलता है, ये निकलता है 1871 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 16वां है गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो गौरा पंत सिवानी का जो जन्म हुआ था ये आपको देखने को मिलता है 1923 में। देखने को मिलता, कहाँ पे हुआ था, राजकोट गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये क्या थी, एक कवित्री थी। चलिए 17वां है पिंडर नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है। कहाँ पे होता है, पिंडारी ग्लेशियर से होता है। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है, ये आपको बागेश्वर में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर, बागेश्वर में देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और कुमाऊं हिमालय में सबसे प्रमुख ग्लेशियरों में से इसको एक माना जाता है। ठीक है, काफी लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं, ट्रैकिंग के लिए काफी ज्यादा पसंद फेवरेट है ये। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये है देखिए कोसी नदी के किनारे पर। कहाँ पर है, रामनगर में कोसी नदी के किनारे पर आपको देखने को मिलता है गर्जिया देवी का मंदिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, 19वां है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें सिंचाई अनुसंधान संस्थान की बात करूं तो ये आपको रुड़की में देखने को मिलता है। कहाँ पर, रुड़की में देखने को मिलता है। 20वां है गढ़वाल एंशिएंट एवं मॉडर्न पुस्तक की किसने लिखी है। ठीक है, तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक के लेखक ये देखने हैं पातीराम। कौन है आपके, पातीराम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह पुस्तक जो है ना गढ़वाल के इतिहास से, इसमें इस बुक में गढ़वाल के इतिहास संस्कृति और भौगोलिक विवरण को एक प्रमाणिक स्रोत के रूप में कार्य मानी जाती है। ठीक है, और साथ ही इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो गढ़वाल के अतीत को समझने के लिए जो शोधकर्ताओं ने अपनी महत्व संदर्भ वगैरह रखे हैं ना, वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में। ठीक है, पातीराम आपको याद रखना है, यूके पीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 21वां है मोहन उप्रेती हैं। तो मोहन उप्रेती का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। ठीक है, तो मोहन उप्रेती जी कौन है, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22वां है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। ठीक है, तो पूरे भारत में लिंगानुपात की बात करूं तो उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, ये 900 कितना है 63 है। कितना है, 963 है। तो पूरे भारत में अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलता है, इसकी जो पोजीशन है वो है आपकी 13वें नंबर पे। कहां पर है, 13वें नंबर पे है। ठीक है, आगे देखते हैं, श्यामला ताल स्थित है। देखिए श्यामला ताल ये सफेद किसके लिए, कमल के लिए काफी फेमस है आपका।
ठीक है। तो यहीं पे एक झूला मेला भी देखने को मिलता है, ये आपका चंपावत में है। तो चंपावत में एक जगह है श्यामला सुखीडांग के पास में, ठीक है। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। 24वां है, वर्ष 1935 में से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। ठीक है, देखिए अगर आज ही मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के पत्रकारिता का इतिहास वाला चैप्टर पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो अगर देखा होगा ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मैंने सभी आज एक एक करके जितने भी पत्र थे या प्रकाशन हुआ था, ये साप्ताहिक है, कौन त्रैमासिक है, ठीक है, कौन सा वार्षिक निकलता है, सब मैंने डिटेल में चीजें बताई हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले स्टोर में जाके आप बीएस नेगी जी की जो मैं जीएस की बुक करवा रहा हूँ, तो उसका 14वां लेक्चर जो है आज का, वो देखिए, वो आप मैंने करवा रखा है। तो आपको चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। तो 1935 में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो ये आपका कौन सा था? तो ये था समता। कौन सा? समता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25वां है, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक देखो मिलते हैं गंगा दत्त उप्रेती। और ये क्वेश्चन आपका अभी वीडियो का जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक वहां पे पूछा गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने हैं, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक से समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण ऐसे दस्तावेज के रूप में इसको माना जाता है। और इसमें कुमाऊं के निवासियों और उनकी जातियों के व्यवस्थित विवरण को यहाँ पे प्रस्तुत इसमें किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 26वां है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ना, इसके लिए कुमाऊं में या उत्तराखंड में कहेंगे, पहली बैठक जो बुलाई थी वो कहाँ पे बुलाई थी? ठीक है, तो ये बुलाई थी आपकी डाडा मंडी में। कहां पर? डाडा मंडी में ये बुलाई थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस बैठक में गांधी जी ने व्यक्तित्व सत्याग्रह आह्वान को आगे बढ़ाने और स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए रणनीति यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है, तो जो गांधी जी का एक व्यक्तिगत सत्याग्रह था ना, तो उसके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए ये मीटिंग हुई। और यहाँ पे डाडा मंडी में ही लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आगे कैसे चीजें लेके चलनी है, उसकी रणनीति यहाँ पे बनाई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ना, वो इसमें इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे इनने ये बात की हुई थी, रणनीति यहाँ पे बनाई थी। 27 में है, नुक्तंग देवी की पूजा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पर की जाती है? ये की जाती है रंग समुदाय में। रंग समुदाय के लोग होते हैं ना, वो नुक्तंग देवी की पूजा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो रंग समुदाय है खासकर आपको पिथौरागढ़ के क्षेत्र में देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। आगे देखते हैं, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। अब किसकी बात करें हम? भोटिया जनजाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन से हैं? तुवेरा भी है, तिमली भी है और बाजू भी है। तो तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। आगे देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए एक आपका गढ़वाल का बारदोली होगा, एक आपका कुमाऊं का बारदोली होगा। कौन सा होगा? एक आपका कुमाऊं का बारदोली होगा। तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट अल्मोड़ा को कहा जाता है, जहां पे 5 सितंबर को 1942 को क्या हुआ था? संता लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है लोग, तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू क्षेत्र को, गुजरू को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस क्षेत्र निवासियों ने क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता दिखाई थी। ठीक है, इसी कारण इनको ये उपाधि यहाँ पे मिली हुई है। बाकी आप देखा जाए तो ये बारदोली कहाँ पर है? ये गुजरात में देखने को मिलती है। कहाँ पे? गुजरात में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? मैंने पहले कहा उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? 189 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे कम किसका है? 47 है। किसका है? उत्तरकाशी का है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपका हरिद्वार का मिलता है, जहाँ पे 800 के आसपास है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, ये सब चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। अब इसी में टोटल घनत्व के बारे में भारत का स्थान। अब देखिए सबसे पहले अगर भारत में बात करें, सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का है, जहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 के लोगों के आसपास रहते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में किसका स्थान है? दिल्ली का है, जहां पे 11,000 लोग रहते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा बिहार में है। तो अब यहाँ पे उत्तराखंड की पोजीशन पूछी गई है, तो उत्तराखंड का स्थान है 26वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बोला गया है? तो लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, ठीक है, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में है, नहीं ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपको चमोली में देखने को मिलती है। कहाँ? चमोली में देखने को मिलती है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में है, बिल्कुल आपका सही देखने है। और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार संबंधित सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो इनका संबंध है आपका बास्केटबॉल से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी जो अभी बीएसटी की जो बुक करवा रहा हूँ तो वहां पे मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो दुजू के जहांगीरी, तो दुजू के जहांगीरी में इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? जैसा बोला गया है कि जो गढ़नरेश श्याम शाह थे ना, को मुगल बादशाह जो थे इनके द्वारा एक घोड़ा एक हाथी यहाँ पे प्रदान किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को अभी मिल रहे हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया था? मुगल बादशाह। अब आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि वो कौन से मुगल बादशाह थे जिनके द्वारा इनको ये दिया गया था, ठीक है। चलिए 34वां है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगता है आपका चैती मेला, नवरात्र में आपको देखने को मिलता है चैती मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? किसकी बात कर रहे हैं? जाह्नवी नदी की बात कर रहे हैं। तो ये है आपकी भागीरथी की। किसकी है? ये आपकी भागीरथी की देखने को मिलती है। अगला है 36वां, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान जो आपको कहां पर है? देहरादून में देखने को मिलता है। इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। ये कब किए गए? ये किए थे 2006 में किए गए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1906 में बना था, इसलिए उसने अपने पूरे साल यहाँ पे किए, 100 साल पूरे किए, ठीक है। 1906 में इसका निर्माण ये बना हुआ था और एशिया के सबसे पुराने संस्थानों में से एक इसको यहाँ पे माना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। 37 है यहाँ पे, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जो केदार मंडल है ना, उस पर ललितादित्य ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमको मिलती है राज तरंगनी से। किसकी मिलती है? राज तरंगनी से यहाँ पे जानकारी हमको मिलती है। अगला है 38वां, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था ना, ये कब किया गया था? आप लोग बताएंगे। ये किया था 1916 में। देखिए कुमाऊं परिषद के ना 6 अधिवेशन भी होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए। 1917 में एक होता है, 1918 में एक होता है, 1919 में एक होता है, ठीक है, 1921 में एक होगा। देखिए 1 2 3 4, 1923 में होगा 5, छठा होगा 1926 में। उसके बाद क्या होता है? रानीखेत में होता है लास्ट वाला, ठीक है। और इसके बाद ही क्या होता है? कुमाऊं परिषद का गठन, सॉरी कुमाऊं परिषद का जो मिलन होता है ना, वो किसमें कर देता है? कांग्रेस में कर दिया। कुमाऊं कांग्रेस में इसका सम्मिलित कर दिया जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस में इसका विलय कब किया गया? तो 1926 में इसका विलय कर दिया गया था, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। 39वां है, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन देखने को मिलता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूस्खलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 1880 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो नैनीताल में 1880 में बड़ी त्रासदी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 40वां है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? देखिए यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल इसलिए लिखा जा रहा है ना, क्योंकि श्रीनगर एक आपका जम्मू एंड कश्मीर भी देखने को मिलता है, इसलिए हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो गढ़वाल क्षेत्र के बारे में यहाँ पे मेंशन चीजें कर लेंगे। तो अजयपाल का जो राजभवन है वो किस वर्ष, देखिए सबसे ज्यादा जो भयंकर भूकंप आया था बोलूंगा तो वो 1803 में आया था। इसके बाद देखिए भूकंप जब आया ना, तो यहाँ पे काफी जान माल की हानि होती है, बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। और इसी टाइम पे 1804 में खुरबुरा का युद्ध होता है, क्योंकि गोरखाओं को ये पता चल जाता है कि गढ़वाल में भूकंप आया है और वहां पे अभी क्या है कि सब लोग बिजी हैं, तो अटैक करने के लिए अच्छा मौका इन्हें ढूंढा, इसलिए यहाँ पे प्रद्युम्न शाह के साथ युद्ध इनका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो गढ़वाल इतिहास के अत्यंत विनाशकारी भूकंप इसको माना जाता है। और उसमें कहा जाता है कि यहाँ पे ना जो वास्तुकला थी गढ़वाल की, ठीक है, वो आधे से ज्यादा क्या मतलब 80% जो वास्तुकला थी ना, वो यहाँ पे खत्म हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी इस भूस्खलन के कारण, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 41वां है, निम्नलिखित में से गलत टिप्पणी का चुनाव करना है। यहाँ पे चंद्रप्रभा एतवार का संबंध पर्वतारोही से है, बिल्कुल ये आपका सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेट खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट क्रिकेट से बिल्कुल सही है। देखिए बछेंद्री पाल का संबंध निशानेबाजी से नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट
हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 42वां है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो राजा सुलेमान सिको को किसने शरण दी थी? तो ये दी थी पृथ्वीपति शाह ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। 43वां है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है। देखिए आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो स्पीड आप कम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आंसर करने से पहले आप खुद के आंसर देखने हैं। मैं पहले हर वीडियो में कहता हूं, आपकी एक रफ सीट लेंगे या ओएमआर सीट लेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही वहां पे आपको पहले टिक करना है, लास्ट में आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। क्योंकि किसी भी मॉक टेस्ट को देने का बेस्ट तरीका होता है कि आप पूरे एग्जाम तरीके से एक कहीं पर बैठिए आराम से, जब तक पूरा टेस्ट खत्म नहीं होता है आपको वहां से उठना नहीं है, और पूरा एग्जाम के तरीके से जैसे आप एग्जाम देते हैं ना, वैसे ही आपको ये देना है और देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और जहां पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो उसको भी क्या करना है, आपको जाके रिवाइज करना है उस चैप्टर में से। ठीक है। चलिए, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है बोला गया है। एक पहला आपका दिया है बधानगढ़, क्या दिया हुआ है? बढ़ागढ़, ये तो है। देवलगढ़ भी है, चाँदपुरगढ़ भी है, बस घूर्णीगढ़ ना ये 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। देखिए अगर गढ़वाल के इतिहास की बात करते हैं तो अजयपाल ने इन गढ़ों को जीत करना इनको एकीकृत किया गया था। ठीक है। और इन्हीं को ही 52 गढ़ों को एकीकृत करने के बाद इसको गढ़वाल यहाँ पे कहा गया। तो इसी क्रम में देखिए बधानगढ़ है, चाँदपुरगढ़ है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं, देवलगढ़ है, तो ये मेन गढ़ थे जो कि 52 गढ़ों में मेन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 44वां है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? पहले तो आपको क्वेश्चन बताना है शैलेश मटियानी पुरस्कार जो दिया जाता है इसकी शुरुआत कब हुई और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। देखिए जिसको नहीं आता है क्वेश्चन जरूर आंसर करें, क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने का मतलब यही होता है कि आपको जो चीजें नहीं आ रही हैं आप सर्च करेंगे या बुक में जाकर पढ़ेंगे, तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे फिर यहाँ लिखेंगे कमेंट में, तो आपको याद हो जाएगा। ये नहीं होता है कि खाली आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए शैलेश मटियानी जी का जो जन्म होता है ना, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो शैलेश मटियानी का जो जन्म था ये आपका मिलता है अल्मोड़ा में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सही लग रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही होगी। 45वां है, सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में देखने को मिलता है? तो सुंदर ढूंगा जो हिमानी है ना, ये आपका बागेश्वर में है। कहां पर है? ये आपका बागेश्वर में देखने को मिलता है। 46वां है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है। तो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है औषधीय वैज्ञानिक है। क्या है? एक औषधि वैज्ञानिक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा ना औषधि पौधों के उनके गुणों को शोध करके स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको जाना जाता है। साथ ही विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य के लिए एक गर्व का विषय भी ये यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 47वां, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो हाट कालिका आपको गंगोली हाट में, गंगोली हाट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। तो यहीं पे आपको देखने को मिलता है हाट कालिका। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो प्रसिद्ध मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, और इस माँ जो हाट काली का मंदिर है ना, इस मंदिर को काफी आस्था है। खासकर हम बात करें कुमाऊं रेजिमेंट की, तो कुमाऊं रेजिमेंट के जो सैनिक होते हैं या कुमाऊं रेजिमेंट जो है ना, हाट काली का मंदिर को मानती है, काफी ज्यादा यहाँ पे मानते हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? तो देखिए जो चमोली जनपद है ना, इसका सृजन कब हुआ था? ये हुआ था 24 फरवरी 1960 को। कब हुआ था? 24 फरवरी 1960 को यहाँ पे हुआ था। तो राज्य के प्रशासनिक विस्तार और सुदूर क्षेत्रों के शासन की पहुंचन, लेकिन मतलब कि जो दूर तक चीजें पहुंचे, अलग डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे तो क्या होता है कि वहां पे प्रशासनिक विस्तार होगा, चीजें मिलेंगी अच्छे से, सब चीज सरकार की पॉलिसीज मिलेंगी, तो इसलिए इसको यहाँ पे बनाया गया था। आगे देखते हैं। रम्माड़ के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, रम्माड़ पढ़ते ही सीधे आंसर मत करना, पे गलत पूछा गया है। यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, ये बिल्कुल सही है आपका। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, हाँ बिल्कुल ये गलत है, इसमें वर्जित है। ठीक है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। ठीक है। हाँ बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो इसमें बोला गया था कि इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, नहीं ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 50वां है, शारदा काली नदी का उद्गम। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने आपको अभी करवा दिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है। जहां पे हमने डिस्कस किया था काली नदी के बारे में, जो गोरी और काली का संगम जॉलजी मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था। देखिए अब यहाँ पे बोला गया कि उद्गम की बात कर रहा है। ठीक है। तो उद्गम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस नदी को लेके ना काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलम ग्लेशियर जो आपका है, ठीक है, तो मिलम से इसका उद्गम होता है सीधे बहते हुए, फिर ये सीधे टनकपुर में आती है, वहां शारदा कहा जाता है, फिर ये सीधे कहाँ चली जाती है? नेपाल में भी बहती है, और फिर यूपी में चले जाती है। ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं।
शाह पदवी प्रयोग करने वाला पहलवा गढ़वाल शासक कौन था? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे बलभद्र शाह। कौन थे? ये आपके बलभद्र शाह थे। तो शाह की उपाधि लगाने वाले गढ़वाल के पहले राजा माने जाते हैं बलभद्र शाह। और कहा जाता है तो इनको ये शाह की उपाधि किसने दी थी? तो ये बहलोल लोधी ने दी थी। किसने दी थी? बहलोल लोधी ने इनको ये यहाँ पे दी गई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो बहलोल लोधी ने इनसे प्रभावित होकर राजनीतिक कारण से अपने नाम के आगे शाह की पदवी लगाना धारण करने की बात यहाँ पे कही गई थी। और पवार राजाओं में पहले शासक माने जाते हैं जिनने ये अपनी पदवी आगे लगाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? तो देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, तो भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति, काफी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह सकते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये, वाइसराय कह सकते हैं, वाइसराय जैसे आपके माउंटबेटन थे, उसके बाद राजगोपालचारी बनते हैं। ठीक है, तो राजगोपालचारी जो है ना, तो इनके नाम पे ही ये रखा गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे देखते हैं। 53वां है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो पहले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो ग्लोगी जल विद्युत प्लांट है ना, तो ये आपका क्या है? पहला माना जाता है। ठीक है, और ये कहां पर है? ये आपके मसूरी में देखने को मिलता है। ठीक है, और माना जाता है कि उत्तर भारत का ये पहला यहाँ पे जल क्या था? प्लांट था करके, ऐसा भी यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ग्लोगी जल विद्युत प्लांट जो है, राज्य में विद्युत उत्पादकता के लिए काफी आधुनिक विकास की नई किरणें ये इसने शुरू की थी, और उत्तर भारत का पहला इसको माना भी जाता है। आगे देखते हैं। 54वां है, भारत में उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? किसका? कत्यूरियों का, कुनिंदों का, मगध का, या फिर गोरखाओं का? देखिए, मगध का तो उत्तराखंड में कुछ होता नहीं है। गोरखाओं को तो हम क्यों ही कहेंगे, गोरखाओं ने तो इतने अत्याचार किए, गोरखाली शासक के रूप में हम क्रूर शासक के रूप में जानते हैं। अब बात आती है कत्यूरी और कुनिंदों के बारे में। ठीक है, तो हम बात करें तो जो कत्यूरी साम्राज्य था ना, तो उत्तराखंड में इसको गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में वास्तुकला, संस्कृति का मतलब अभूतपूर्ण विकास देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही आज इनके हमको कत्यूरी काल के मंदिर देखने को मिलते हैं, इनकी ऐतिहासिक धरोहरें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए, और एक चीज ये भी है कि उत्तराखंड में अगर कहते हैं कि सांस्कृतिक नींव को किसने मजबूत किया, तो वो कत्यूरी साम्राज्य, कत्यूरी राजाओं के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इसको स्वर्ण युग माना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। 55वां है, वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये की थी गढ़देश की। किसी की थी? गढ़देश की गई थी कोटद्वार से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं, अगर ये चीजों में फंस रहे हो तो मैंने इसकी वीडियो करा रखी है आज, उसको एक बार आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? देखिए, पहले तो क्या होता है, 1804 के आसपास सुदर्शन शाह क्या होते हैं? हरिद्वार भाग जाते हैं। ठीक है, फिर 1815 में ये अंग्रेजों के साथ आते हैं मिलके, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ठीक है, और इनका फिर राज्य 1920 के आसपास 1820 के आसपास होता है, और 1859 तक, 1815 से लेके 1859 तक ये जाने जाते हैं, गढ़ नरेश जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनने जो राजधानी थी, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पे? ये टिहरी। ठीक है, तो आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद क्या किया? राजधानी यहाँ पे क्या करते हैं? ये टिहरी यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान का कौन सा विशिष्ट भू विरासत स्थल? देखिए, अब यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, जीके के क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चन बोला है जीके के पूछेंगे, तो वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा विशिष्ट भू विरासत स्थल भारत का पहला क्रेटर घोषित किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये है रामगढ़ क्रेटर। ठीक है, तो रामगढ़ क्रेटर राजस्थान में एक जगह है आपका, बारां जिला। क्या है आपका? एक बारां जिला है। तो बारां जिले में देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या है? विशाल उल्कापिंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उल्कापिंड प्रभाव के क्या है? यहाँ पे क्रेटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिसकी ग्राफ से जीएसआई, जो आपका ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसको भू विरासत स्थल या जियो हेरिटेज साइट्स को मान्यता यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर में यहाँ फैले गए हैं। यहीं पे आपको एक लोनार झील देखने को मिलती होगी। ठीक है, लोनार झील भी जो है ना, वो राजस्थान में ही देखने को मिलती है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। केवल अरंडी के तेल और प्राकृतिक खनिज रंगों का उपयोग करने वाली प्रसिद्ध रोगन कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो रोगन कला कहां पर प्रसिद्ध है? ये आपको गुजरात में देखने को मिलती है। ठीक है, तो रोगन कला गुजरात में भी कहां पर? गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है। ठीक है, तो गुजरात कच्छ क्षेत्र है, वहां पे ये आपको देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट ये हस्तकला आपने को देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब जो अरंडी का तेल होता है ना, उसमें क्या होता है? उसको उबाल कर उसको गाढ़ा किया जाता है, और उसी में ही इसको खनिज रंगों को अलग अलग इनको मिलाया जाता है। ठीक है, फिर उससे क्या बनती है? आपकी रोगन कला बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। चलिए, 59वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रसिद्ध
पालक्कर विद्रोह मुख्य रूप से किस राज्य में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था तमिलनाडु में। ये लड़ा कब गया था? 1799 के आसपास, 1799 से 1805 के आसपास ये आपको देखने को एक स्वतंत्र विद्रोह के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद मिजोरम राज्य को विशेष सामाजिक और पारंपरिक अधिकार प्रदान करता है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी याद कराया था। मिजोरम, जॉ जॉ की वो आ रही है ना, जॉ। देखिए मिजोरम, जी जी से याद रखो। तो मैंने सिंपल ऐसे आप याद कराया था। ये देखिए 371 का जी। तो ऐसी चीजों को याद करेंगे, कुछ चीजें ना याद भी करनी होती है। ठीक है, तो 1986 में क्या होता है, यहाँ पे 53वां संविधान संशोधन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। तो इस अधिनियम के द्वारा मिजोरम को एक पूर्ण राज्य या का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, और इसे 370 जी में रखा जाता है। क्लियर है? ठीक है, जहां जहां पे कैपिटल चीजें लिखी होंगी ना, ये सोचना कि इनमें अमेंडमेंट करके ये चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं 21 का ए देखते हैं, ये क्या है? ये शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। ठीक है, और 2010 से इसको इंप्लीमेंट किया गया था, जहां पे एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो ऐसी चीजों को याद करिए, आसान हो जाती हैं चीजें। आगे देख रहे हैं। 61वां है, भारत के पहले सिंदरी उर्वरक कारखानों की स्थापना 1951 में किस तत्कालीन अविभाजित राज्य, जो कि अब झारखंड है, में की गई थी? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा सोचने वाली है नहीं। बिहार से यहाँ पे अलग किया गया था झारखंड को, यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे आपका छत्तीसगढ़ बनता है तो कुछ पार्ट उसका उड़ीसा से लिया जाता है, कुछ एमपी से लिया जाता है, कुछ ऐसे करके इसको बना दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वी घाट जो आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ये मैप है, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जिधांगड़ा, जो भारत के किस राज्य में स्थित है? जो जिधांगड़ा जो पीक है ना, ये कहाँ पे मिलती है देखने को? देखिए अब कर्नाटका वेस्टर्न घाट में है, उड़ीसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तमिलनाडु यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। तो होगा तो इन्हीं दोनों में होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो ये आपको मिलता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर के आसपास, और ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे मानी जाती है। और ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो विशाखापट्टनम है ना, तो वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है? आगे देख रहे हैं। 63वां है, प्रसिद्ध छऊ नृत्य की कौन सी विशेष शैली मुख्य रूप से बिना मुखौटों के ओडिशा के मयूरभंज में की जाती है? ठीक है, तो ये कौन सी है? तो ये है मयूरभंज छऊ। कौन सी है? मयूरभंज छऊ है। ठीक है, देखिए जीके क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब आपको लेवल दिख रहा होगा। उत्तराखंड क्वेश्चन में आपको लगा हाँ आपने 56 में से कहीं ना कहीं 46, 45, 40 किए होंगे आराम से। बट अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आपको थोड़ा लेवल वाले दिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ही आप लोग कमेंट, मुझे लगता है कि इससे पहले वीडियो में कोई बोले सर क्वेश्चन लेवल थोड़ा कम है, तो आप लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग की 10-15 की वीडियो 1.5 घंटे की होगी, और आप लोग क्या करेंगे 10 मिनट की वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि लेवल अच्छा नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए फिर कि ये लेवल अच्छा है या नहीं है। मैं अभी चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, 140 में से अगर आपने 115 प्लस नंबर ले आए ना इस पेपर में, तो मैं कहूँगा हाँ आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, पेपर आसान था। चलिए, प्राचीन संगमकालीन ऐतिहासिक स्थल किलाड़ी वर्तमान समय में तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये कौन से जिले में देखने को मिलती है? ये मिलती है शिवगंगा जिले में। कहां पर? शिवगंगा में। तो किलाड़ी तमिलनाडु के बैगई नदी के किनारे स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरानी क्या है, उत्खनन स्थल माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कब ये चीजें होती हैं, तो यहाँ की जो खोज है ना सिद्ध करती है कि गंगा घाटी की जो दूसरी की जो शहरी क्रांति के समानांतर दक्षिण भारत में भी, जैसे हम देखते हैं ना जो गंगा का प्लेन है यहाँ पे, तो इसमें हमको समानांतर जो चीजें मिलती है गंगा घाटी की, तो ऐसे ही में आप दक्षिण भारत में जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको नगरीय सभ्यता के कुछ अवशेष वगैरह देखने को यहाँ पे मिलते हैं। चलिए, भारत में प्रशासनिक सुधारों के तहत वर्ष 1971 में सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लेंगे। ठीक है, लोक ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किए गए थे। ठीक है, और ये पहली संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इनकी माना जाता है कि इसके साथ ही देखिए पहला महाराष्ट्र, दूसरा फिर क्या आता है आपका उड़ीसा आता है। कौन सा आता है आपका? उड़ीसा आता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि उड़ीसा में लोकायुक्त ना 1983 में पेश किया गया था, बट ये पास बाद में होता है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो पहला महाराष्ट्र था, दूसरा आपका उड़ीसा था। 66वां है, प्रसिद्ध डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मांडवी नदी पर स्थित किस विशिष्ट नदी द्वीप का हिस्सा है? अब मांडवी नदी पता होना चाहिए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पता होना चाहिए, ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा चोराव द्वीप। तो देखिए जो सलीम अली है ना, पश्चिमी छोर पर स्थित है। ठीक है, और ये आपको मिलता है गोवा में। कहां पर? गोवा में। तो मांडवी बीच आपने देखा होगा ना, मांडवी बीच बहुत से लोग घूमने जाते हैं, तो वो गोवा में है, तो आपसे ऐसी चीजें करेंगे। तो चोराव द्वीप जो है गोवा के अंतर्गत, तो वहां पे आपको देखने मिलता है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। 67वां है, पूरे विश्व में सुनहरे पीले रंग के मूंगा रेशम का एकमात्र एकाधिकार रखने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? जो मूंगा सिल्क है ना, एकाधिकार है इसका यहाँ पे, ठीक है, मोनोपोली है यहाँ पे, वो कौन सा राज्य है? तो ये है आपका असम राज्य है। तो असम राज्य में मूंगा रेशम की पूरी दुनिया में, मतलब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में असम राज्य एक ऐसा है जहाँ की पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो असम सरकार ने इसको जीआई टैग भी दिया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। 68वां है, अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाली प्रसिद्ध अपातानी जनजाति। देखिए आप अपातानी जनजाति के बारे में सिंपल क्लियर बता दूं, आपने ना कहीं आप या तो ब्लॉग देखते होंगे, किसी के ट्रैवल ब्लॉग देखते होंगे, या आपने जनजाति की वीडियो देखी होंगी, तो आपने देखा होगा ना नाक में इतना बड़ा चीज काला काला पहनी रहती है और जगह जगह टैटू बनाई रहती है अपनी फेस पे, वो अपातानी जनजाति की होती है। देखिए ये कहा जाता है, एक मैं ब्लॉग देखता हूँ काफी अच्छा है वो ट्रैवल ब्लॉग, उससे आपकी ज्योग्राफी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो बता रहे थे, उनने बात की वहां पे अपातानी जनजाति की महिलाओं से, क्योंकि आप लोग ये क्यों पहनती हैं इस टाइप से, ठीक है। तो अपने जीप के नीचे जैसे नाक में चपटा करके पूरे इसमें ये पहन लेती हैं पूरा गोल सिक्का टाइप में। तो वो कहते हैं कि पुराने राजा हैं हुआ करते थे, ठीक है, तो इनके ऊपर अत्याचार वगैरह करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा उसमें बोला गया था, मतलब ठीक है, वीडियो में देखा था, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाली अपातानी जनजाति का प्रमुख पारंपरिक उत्सव कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपका मायोको उत्सव, ठीक है। तो मायोको उत्सव है, ये मनाया था, जीरो घाटी है आपकी एक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको बनाती है आपकी अपातानी जनजाति, इसको मनाती है। और ये होता कब है? ये मार्च के मंथ में होता है, ठीक है। कब होता है? ये मार्च के मंथ में मनाया जाता है, और ये लगभग 10 दिवस ही मनाया जाता है इसको, ठीक है, 10 दिन तक चलता है ये मेला यहाँ पे। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब उत्सव टाइप में होता है, जिसमें वहाँ की मित्रता की बात, सामूहिक एकता की बात, प्रकृति के आभार की बात, क्योंकि आप अरुणाचल को कभी देखेंगे ना, तो प्रकृति के रूप में काफी अच्छा है, मतलब काफी पीसफुल जगह है, काफी ग्रीनरी है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो अपातानी जनजाति है, ये क्या करती है अपनी इसकी विशेष, यहाँ पे क्या होता है ना, जो ये अपातानी जनजाति रहती है जीरो घाटी में, ये घाटी उससे यहाँ पे चावल काफी ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपनी क्या करते हैं, गीले चावल, गीली धान की जो खेती और चेहरे को गोदना, मतलब मैंने बताई दिया आपको, जो टैटू वगैरह बनाते हैं, इनकी विशेष पहचान वहां पे मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में वर्ष 1914 में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ शुरू हुई ताना भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन जो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था ना, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ 1914 में, तो ये कौन थे? ये थे जत्रा भगत। कौन थे यहाँ पे? जत्रा भगत थे। तो जत्रा भगत के द्वारा वर्ष 1914 में क्या किया, मदिरा पान, पशु बलि और अंधविश्वासों के विरोध में, इससे सात्विक आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, तो वहां पे इनके महत्वपूर्ण सुधारवादी आंदोलन के रूप में इनको जाना भी जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। भारत का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ चारों प्रजातियां पाई जाती है, ये चारों एक ही जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा होगा? ठीक है, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे याद रख लो। आप जब पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं ना, तो पूर्वोत्तर भारत में जब जाएंगे, आप जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में ही जाएंगे, ठीक है। तो वहीं पे एक आपको मिलता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो वहां पे ही आपको ये देखने को वहां पे मिलते हैं। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कभी तो पूछेगा कहां पर है, तो ये अरुणाचल के अंतर्गत एक चांगलांग क्या है जिला है, क्या है आपका? चांगलांग जिला है, ठीक है। तो वहां पे आपको देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे जी उत्तराखंड और जी के क्वेश्चन। अब यहां से जो 70 क्वेश्चन रहेंगे ना भाग 2 में, अब ये 14 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे? हिंदी के 14 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए, कुमाऊनी भाषा की उपबोली खस प्रजिया मुख्य रूप से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ठीक है, तो ये कहां बोली जाती है? बारामंडल अल्मोड़ा में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? बारामंडल अल्मोड़ा में ये बोली जाती है खस प्रजिया। अगला है, देवनागरी लिपि के दोषों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है यह पूर्णतः अवैज्ञानिक है, ठीक है। तो पहला तो ये कह रहा है, तो ये सत्य नहीं है। सिरोरेखा का प्रयोग अनिवार्य होने से टक्कर में जटिलता आती है। हाँ, सिरोरेखा डालते हैं ना आप लोग, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें ध्वन्यात्मक का अभाव है, नहीं, ध्वन्यात्मक का अभाव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यह बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती है, नहीं, ऑब्वियस सी बात है लिखी जाती है, हम इसको बाएं से दाएं लिखते हैं ना। जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, जैसे मैं बोलूं टक्कण, मैं जटिलता, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं बाएं, ये मेरा बायां है, ठीक है, और ये दायां है, तो बाएं से दाएं लिख रहा हूं, तो इसने बोला नहीं, ये गलत हो जाएगा ये भी। तो सही कौन सा है हमारा? ओनली बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हिंदी वर्तनी के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्णतः शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे है? ठीक है, तो देखिए, शुद्ध वर्तनी एक है आपका प्रज्वलित, एक देखिए आशीर्वाद तो सीधे आप गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए उज्ज्वल जब लिखते हैं ना, उज्ज्वल, तो आपको इस टाइप से उज्ज्वल लिखा जाता है,
ठीक है, चलिए अगला है आपका सन्यासी। देखिए ये आपका सही लिखा हुआ है, हमको सही पूछा गया था शुद्ध वर्तनी, तो सन्यासी सही लिखा हुआ है। अब प्रज्वलित गलत क्यों था, क्योंकि प्रज्वलित में ना दो जो आते हैं, क्या आते हैं, दो जो आते हैं, तो ये प्रज्वलित ऐसे लिखेंगे, तो ये भी गलत दिया हुआ था। आशीर्वाद भी आपको गलत दिखा, क्योंकि आशीर्वाद हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। उज्जवल भी गलत दिया हुआ है, सन्यासी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखते हैं, ठीक है, इसको एक दूसरा आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा में बहुत से लड़के बैठे हैं, इस वाक्य में लड़के शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार की संज्ञा है। अब लड़की क्या है, ऑब्वियस सी बात है, लड़की क्या है, जाति की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है, जातिवाचक की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई नाम होता तो वो संज्ञावाचक आता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लड़के दिया, लड़की क्या है, लड़का लड़की क्या है, जातियां हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, 75वां क्वेश्चन है, शब्द भंडार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए अब तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं, जो हमने हिंदी रूपांतरित कर दिए हैं। तो कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे है, देखिए गधा, घोड़ा, गाय, ये क्या है, ये तद्भव है। जो गौधुम है ना, ये गौधुम आपका सही हो जाए, सही गौधुम क्या है आपका, ये एक तत्सम है, क्या है आपका, तत्सम है, ठीक है। क्योंकि जो घोड़ा होता है ना, इसका घोतक होता है, क्या होता है, घोतक होता है, ठीक है। ऐसे ही गाय है, गाय का गौ हो जाएगा तत्सम, ठीक है। जो गधा है, गधा को गर्दभ भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए। कुछ अगर पूछता घोड़े का, या फिर घोड़े का आपका तत्सम पूछता तो घोटक होता, गाय का गौ होता और गधा का गर्दभ्य होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 76वां है, न्यून शब्द का संधि विच्छेद तथा संधि का प्रकार यहाँ पे हमको बताना है। देखिए न्यून है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यण संधि, और नी प्लस उन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। न्यून हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 77 है, वाक्य शुद्धि के आधार पर निम्नलिखित में से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य का यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है, राम ने रोटी खाया, रोटी खाई होता है, राम ने रोटी खाया गलत हो गया है, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको व्याकरण दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पे बताना है, तो कौन सा जाएगा, तो राम ने रोटी खाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है 78 है, यहाँ पे 78 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि आंख का अंधा, नाम नयन सुख, लुकोक्ति का सही अर्थ बताना है हमको, ठीक है। तो कह रहा है कि आंख का अंधा है और नाम नयन सुख है, इसके बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है आंखों की गंभीर बीमारी होना, अंधा होने पर भी ज्ञानी होना, नाम के अनुरूप कार्य करना, गुणों के विकल्प विपरीत नाम होना, तो गुणों के विपरीत नाम होना, ठीक है। जो गुण है किसी के, उसके बिल्कुल विपरीत क्या होना, नाम होना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आंख का अंधा और नाम नयन, मतलब गुणों के बिल्कुल विपरीत नाम किसी का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 79 है यहाँ पे, ये कह रहा है कार्यालय पत्राचार में परिपत्र सामान्यतः किस स्थिति में जारी किया जाता है। देखिए अब जो कार्यालय पत्राचार होता है ना, उसमें जो परिपत्र जारी किए जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, अनेक विभागों या अधिकारियों को एक साथ समान सूचना देने के हेतु यूज किए जाते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो परिपत्र का याद रखना, अनेक विभागों या अधिकारियों को जब एक साथ कोई सूचना दी जाती है ना, समान सूचना दी जाती है, तो उसके लिए यूज करते हैं, परिपत्र का यूज करते हैं। 80वां है, जनसंचार के संदर्भ में पीत पत्रकारिता का आशय क्या है, तो पीत पत्रकारिता क्या होती है कह रहा है, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ अफवाहें खबर चलती हैं, या फिर कह सकते हैं सनसनीखेज अफवाहों और व्यक्तिगत आरोपों वाली पत्रकारिता को ही पीठ पत्रकारिता यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला है, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस भाषा या बोली में की है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने किसमें की है, अवधि में की है, किसमें की है, अवधि में। तो रामचरितमानस की रचना किसने की, गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, और ये किसमें है, ये अवधि भाषा में है, ठीक है। इसको आपको याद यहाँ पे रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 82 की तरफ बढ़ेंगे। 82 क्वेश्चन है, गोदान, गबन, कर्मभूमि जैसे उपन्यासों के रचिता प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो ये था धनपत राय, क्या था, धनपत राय था। तो इनके द्वारा गोदान, गबन, कर्मभूमि, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नमक का दरोगा, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, तरली तनुजा तत्तमाल तरुवर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति में वर्णों की आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तौ की पुनरावृत्ति हो रही है ना,
तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो तौ की अनावर्ती, अब क्या होता है जब किसी वर्ण की आवर्ती यहाँ पे हो रही है जी, तौ की आवर्ती हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनुप्रास अलंकार, इसको हम कहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 84वां, हिंदी शब्द भंडार के अंतर्गत अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। किसकी बात, अवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अवर की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, तो ये प्रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रबर हो जाएगा। अगला है तपेदिक फेफड़े, ठीक है, तो टाइट फाइट से क्या होता है, मतलब देखिए तपेदिक में क्या होता है, फेफड़े में होते हैं, तो टाइट फाइट से क्या होगा, कहने का मतलब ये है तो आंतों में अटैक करेगा, ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बार बार ये आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो तपेदिक रोग होता है इससे फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो जब टाइफाइड होता है तो ये करता है आपके आंतों में करता है, ठीक है, अटैक। चलो आगे देखते हैं 86वां, एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन हमारे हो गए 71 से लेकर 81 तक हिंदी के। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, किसके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, ठीक है, तो आपको ये भी याद साथ में करते हुए चलते रहना है। चलिए, एक कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में CBDD HGLI से संबंधित है, उसी प्रकार क्या कह रहा है, देखिए सिंपल कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे CBGD और यहाँ पे HGLI कह रहा है, उसी प्रकार UFLO संबंधित है ZKQT। अब आप इसमें एक तो चीज देखना है ना, ये कैसे बना हुआ है, पहले आपको एक को देखना पड़ेगा। देखिए सबकी अल्फाबेट, इसकी 3 होती है ना अल्फाबेट वैल्यू, H की कितनी होती है, H की होती है 8, B की होती है 2, G की होती है 7। तो मुझे एक चीज इससे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि इसमें +5 हुआ है, इसमें भी +5 हुआ है। अब आगे देखते हैं, तो G का 7, L का 12, तो इसमें +5 हुआ है, D का 4, I का 9, इसमें +5 हुआ है, ये तो हमारा ठीक बैठ रहा है। बट आपको एक ही नहीं देखना है, ठीक है, दूसरे में भी देखना है, ठीक। देखिए अब जैसे आपका U है 21 होता है, Z आपका 26 होता है। देखिए अल्फाबेट वाली याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, जल्दी चीजें करनी होती है। तो देखिए यहाँ पर भी +5 हुआ है, तो अब हमको मिल गया है कि सब में +5 हुआ है, ठीक है, सब में +5 हुआ है। तो सिंपल देखिए अब का करना क्या है, अब हमको पूछा क्या गया है, VJRM पूछा गया, क्या पूछा गया है, VJRM यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर V में हम अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, V का कितना होता है 22 होता है, 23, 24, 25, 26, 27 में A आएगा, तो यहाँ पे A आएगा, ठीक है। अब J आपका कितना होता है, तो J में आप क्या करेंगे, J 10 होता है, 10 में 5 ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 में क्या आता है O आता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद R में हमारा 18 होता है, 18 में हम 5 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 23 में आपका W आता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। फिर आपका M आता है 13 और 5, फिर आपका 18 आएगा, ठीक है, R आता है 18 पे, ठीक है, तो R हो जाएगा। तो AOWR, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, दिए गए प्रश्नों की श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, और इसमें क्या पैटर्न बना है पहले वो देखो। अब देखिए सबसे पहले जब सीरीज आती है ना, सीरीज में आपको एक काम करना होता है, सिंपल देखिए पहला 52 दिया है ना, अगला 64, तो मतलब +12 हुआ है, सबसे पहले +12 लगाइए। नहीं बन रहा है क्योंकि हमको देखते लग रहा है कि ऑब्वियसली प्लस हो रहा है इसमें, ठीक है। अभी कभी कहता है प्लस नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई नहीं होता स्क्वायर करके देखिए, पर हमारा यहाँ पे देखते हैं प्लस करके देखते हैं। देखिए +12 हुआ, अब 64 और 79 है, 64 और 10 74 और 5 79, तो यहाँ पे +15 हुआ है, ठीक है। फिर आपका 97 दिया हुआ है, ठीक है, तो 97 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 997 ये हो जाएगा 879, तो इसके बाद 15 17 18, इसमें 18 ऐड हुआ है, ठीक है। तो एक चीज मुझे देख के लग रहा है 12 15 18, तो +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें +3 हुआ है, इसमें +3 हुआ है, इसमें +3 हुआ है। अब देखिए 97 में हम कितना ऐड करें कि 108 आ जाए, तो मैं 21 ऐड करूंगा, तो देखिए 18 से 21 में क्या है 3 ऐड हो रहा है, फिर से इसमें भी 3 ऐड हो गया है। अब 118 में मैं 21 3 24 ऐड करूंगा, क्योंकि 3 का हमें गैप मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे 24 ऐड करूंगा, तो 8 4 12, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 2 1 2 3 4, तो 142। तो 142 कहीं दिया है ऑप्शन में हमारे, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो 142 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ए पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। देखिए अब क्या कर रहा है, कोई हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। देखिए तो ए कह रहा है पूर्व की ओर 20 मीटर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई है, यहाँ से ये 20 मीटर गया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, स्टार्ट इसने यहाँ से किया था। साथ में कह रहा है फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब इसका दायां नीचे को रहेगा, अभी 10 चल गया, अभी यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। फिर वह फिर वह दाएं मुड़कर 30 चलता है। अब जब नीचे को आ रहा है तो इसका दायां यहाँ को हो जाएगा, तो ये यहाँ पे
30 आ जाएगा। देखिए 20 तो यहाँ तक था ये, अब ये आपका 10 हो जाएगा, ये वाला ये आपका 20 हो जाएगा, तब ये 30 हुआ टोटल मिला के। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। 30 में चला और दाएं ओर मुड़कर 30 चलता है। अब यहाँ से वो दायां मुड़ा और ऊपर को 30 चल गया, तो अब ये यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, ये 30 हो गया। अब एक ही देखना, ये 10 था ना, तो यहाँ तक तो आपको ये 10 होगा, तो ये इतना जो बचा हुआ है ना, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, 10 20 30 हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 10 चलता है। अब ये दाएं ओर मुड़कर अपने ऊपर जब जा रहा है तो इसका दाया यहाँ को रहेगा, ये 10 चलेगा, तो मतलब ये इसके सीध में यहाँ पे पहुंच चुका है, तो ये यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए प्रारंभिक स्थान उसका ये वाला था। अब यहां से देखिए अगर हम बनाते हैं तो ये नॉर्थ में है। कहाँ है, नॉर्थ में है। नॉर्थ मतलब उत्तर में है। अब देखिए इसने डिस्टेंस नहीं पूछा है, डिस्टेंस बोलता तो मैं वो भी निकाल देता, मैंने लिखा था देखिए 20 होता, 20 मीटर उत्तर में होता, बट हमको खाली उत्तर बोला है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, हमको डिस्टेंस नहीं पूछा था, खाली पोजीशन बोली थी। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे आप देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, चलिए इसको हम इरेज कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए अब देखिए, अगला कह रहा है, जब एक दीवार घड़ी के समय अपराह्न 3:25 दिखा, दिन में कह रहा है कोई घड़ी 3:25 दिखा रही है। ठीक है, देखिए इसको करने के दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें एंगल फाइंड करना होगा। हाँ देखिए एंगल फाइंड करना है। देखिए एक तो आप फॉर्मूला से करते हैं, एक मुझे एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको, अगर आपको आसान लगेगी तो आप उससे करना, क्योंकि फॉर्मूला भी आपको याद यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। देखिए तो घंटे की सुई और मिनट की सुई में न्यून कोण कह रहा है। देखिए सिंपल, आप एक घड़ी बनाओ पहले। अब जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। कभी भी ना आप देखना, ये जो आपका 1 घंटा होता है ना, या ये 5 मिनट होते हैं, ये हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हमेशा याद रखना, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा कहूं या मैं 5 मिनट कहूं, ये जो 5 मिनट है, ये हमेशा इनके बीच का जो दूरी होता है ये 30 का एंगल बनाता है। अब क्वेश्चन क्या होता है, हमको क्या पूछा गया है, 3:25 बोला गया है। अब देखिए 3:25 क्या होता है, 3:25 पे ना ये 3 होगा, ये आपका 5 होता है, ये आपका 6 होता है, तो मतलब 25। कहीं ना कहीं घड़ी बड़ी वाली सुई यहाँ पे होगी और छोटी सुई कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। करेक्ट 3 में नहीं होगी, क्योंकि आगे बढ़ गई होगी वो। तो इनके बीच में एंगल निकालना हो ना, तो यहाँ पे 4 होता है। तो एक चीज करना आपको, सिंपल क्या करना होता है, आपको सिंपल ये करना होगा, इसके बीच में देखिए कितना है, 3 और 4 के बीच में, और 4 पर 2 आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा 1 के बीच में 30 का एंगल होता है, तो 2 के बीच में कितने का, 60 का एंगल रहेगा। बट ये 60 आंसर नहीं होगा, ये दिया हुआ है पर ये आंसर नहीं होगा, आप लोग टिक मत करना, क्योंकि ये जो छोटी वाली सुई है ना, ये थोड़ा आगे आ गई होगी, क्योंकि 3 नहीं बजा है अभी, 3:25 हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ये नीचे वाला फिर एंगल दिया होगा ना, एक इसमें से जो आपको ये दिया है 25 मिनट दिए है ना, इस 25 का आप लोग आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, इस 25 का क्या करेंगे आप, यहाँ पे आधा कर देंगे। ठीक है, तो इस 25 का अगर मैं आधा करूंगा, या आप जोड़ लो या आप घटा लो, तो अगर मैं इसको देखिए, मेरा 60 हो गया है, अब 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो आपके पास 60 मिनट था ना, इसमें से आपको 12.5 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 47.5। लगा आसान ट्रिक, कुछ नहीं करना है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर ये चीजें सीख लेंगे ना, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। सिंपल मैंने बोला, आपने घड़ी बनाई, हमें एक एंगल दिया था, बोला था 3:25 हुआ है, तो 3 मैंने कहा यहाँ पे होता है, और यहाँ पे आपका 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 6 होता है। तो 3:25 में मैंने बोला कि छोटी सुई यहाँ पे होगी, बड़ी सुई यहाँ पे होगी, क्योंकि 3 से ज्यादा हो गया है। अब मैंने कहा एक एंगल जब बनता है ना, तो वो 30 का एंगल बनाता है, तो हमारे पास 2 बन रहे हैं, एक 3 से 4 का बन रहा है, एक 4 से 5 का बन रहा है, तो 60 हो गया। बट ये 60 आंसर नहीं हो, क्योंकि कुछ ये थोड़ा, ये बड़ी वाली सुई ना थोड़ा आगे आ चुकी है, क्योंकि 3:25 हो चुका है। मैं क्या करूंगा, जो हमको मिनट दिए होंगे ना, उसका मैं आधा कर लूंगा, इसका आधा कर लूंगा, तो 25 दिया था, 25 का आधा कितना होता है, 12.5 होता है। बस, तो 12.5 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे 60 में से, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 47.5। ये अच्छी ट्रिक है, अगर आपको समझ में आई तो आप इससे करना। बाकी जो आपका 30h-11/2 वाला जो फॉर्मूला होता है, वहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं फॉर्मूला रख के बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, 11/m होता है माइनस 30h होता है। ठीक है, 11/2 होता है, ये आपका m होता है। ठीक है, तो हमको मिनट दिए थे 25 दिए थे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर दिए थे 3, तो 90 हमारा ये हो जाएगा, 3×3 = 90 मिनट ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और इसका अगर मल्टीप्लाई करूंगा 11 और 125 है, तो ये हो जाएगा 126। देखिए 11 है ना, 11 × 25 करूंगा मैं। ठीक है, तो 11×5 = 55, 5 11×2 = 22, और 5 27, नीचे 2 होता है, तो इसको कट करूंगा मैं, तो ये आएगा 144 47 का आएगा, कितना आएगा 147 सॉरी
3 दूनी 60, 37 आएगा। 130.7 माइनस 90 करूंगा तो फिर भी हमारा 47.5 ही आने वाला है। ठीक है, ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों चीजें आपके लिए सेम ही है। क्लियर है? चलिए अब 90 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को। देखिए जो हमको दिया है ना, प्लस का माइनस कर देना कह रहा है, तो प्लस का माइनस कर दो और गुणा का भाग कर दो, गुणा का भाग कर दो और भाग का गुणा कर दो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग को बॉड मास रूल यूज करेंगे। क्या करेंगे, बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे। तो बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट तो है नहीं। अब देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 1 का 7, 21 आ चुका है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब हमको ये आपका प्लस था, ये गुणा था, अब इसको गुणा करो। देखिए 5 तिया 15 का 5 कैरी 1। ठीक है, तो 6 पंजे 30, 31 का 1 हासिल 3, तो 5 1 का 5, 5 और 3 कितना होता है 8, तो 815 हो गया हमारा यहाँ पे। तो 815 में से क्या करेंगे अब हम, माइनस ये आपका 21 है और प्लस आपका 19 है, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, अगर इसको मैं 815 माइनस 21 करता हूँ तो प्लस 19 करता हूँ तो कितना हो जाएगा 125, भार इन दोनों को ऐड भी जो कर लो तो 815 माइनस 21 और 2 हो जाएगा ना ये, तो 815 माइनस यहाँ पे मैं 2 करूंगा क्योंकि 21 में से 19 घटाएंगे 2 आएगा, तो 813 आएगा। तो 813 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 91 है, निम्नलिखित युग्मों प्रश्नों में से पहले युग्म की दो आकृतियों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। देखिए पहले में देखिए ये फिगर ऐसे था ना, इसको क्या कर दिया इनने, घुमा दिया है। घुमा के जो ये वाला था ना, इसमें आपको ये चीजें दे दी है इसने। तो सेम वे अब देखिए मैं सिंपल पहले बता दूं, अब ये इसमें त्रिभुज दिया है ना, तो ये अगले वाले में क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अब इसने इसको क्या क्या था, ये ऐसे था, इसको ऐसे इसने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया था, तो इसको हम नीचे को घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, तो नीचे को घुमाएंगे, तो मैंने पहले कहा अब आपके जो ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, देखिए पहले आंसर मिल रहा है क्योंकि एक ही में गोल दिया हुआ है ब्लैक वाला। मैंने पहले कहा था ब्लैक वाला आएगा, यहाँ भी ब्लैक नहीं है, यहाँ भी ब्लैक नहीं है, यहाँ भी ब्लैक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम चलेंगे 92वें क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, 92वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45 छात्रों की कक्षा में राहुल शीर्ष से 20वें स्थान पर है। ठीक है, तो राहुल ऊपर से क्या है 20वें स्थान पे है, तो इसका 20वां स्थान लिख लेते हैं। यदि छात्रों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नीचे से राहुल का स्थान क्या आएगा। तो 45 टोटल कितने हैं, 45 है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, टोटल हमको 45 दिए हैं। ठीक है, और इसमें से हम 20 को घटा देंगे, क्योंकि हमको 1 पॉइंट 2 बार आएगा तो उसको 1 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 को हम 2 बार ऐड कर रहे होंगे। तो 45 में से अगर 20 को घटाते हैं तो हम 25 आता है, 25 से 1 जोड़ेंगे तो 26 आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था इसमें। ठीक है, तो राहुल का नीचे से स्थान क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 93। देखिए अब हमारे यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन हो चुके खत्म, अब हमारे यहाँ पे आएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों के लिए, पैटर्न वाइज बताई जा रही है। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब पर विशिष्ट वेब पेज या संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट पते को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसके विषय पता कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूआरएल को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में मास्टर स्लाइड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें जो मास्टर स्लाइड होती है, पहली देखिए आपने पीपीटी बनाई होगी बहुत बार, आपने कॉलेज स्कूल में काम किया होगा या आपने चीजें बनाई होंगी, अपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे। ठीक है, तो इनने क्या कहा, आपने एक मास्टर स्लाइड, जब स्लाइड बनाते हैं मास्टर स्लाइड बनाते हैं, तो उसका मेन काम क्या होता है। ठीक है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, कह रहा है, तो ये होता है सभी स्लाइडों को एक समान लेआउट, पृष्ठभूमि और फॉन्ट सही लागू करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 95 है, एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वयं को एक वैध और उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहा, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या कहते हैं इसको, ट्रोजन हॉर्स, इसको ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रोजन करना, ट्रोजन करना, ट्रोजन हॉर्स करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप से क्या होता है, ये मेलवेयर होता है। क्या होता है, एक आपका मेलवेयर होता है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद इसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 96 है, जब कोई कंप्यूटर पहले से ही ऑन अवस्था में है और उसे कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल अल्टर और डिलीट या रिस्टार्ट कमांड का उपयोग करके फिर से शुरू किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत घुमा के दे दिया, इसका सिंपल लॉजिक होता है, इसको कहते हैं वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, आपको क्वेश्चन में ना घुमा देगा वो बहुत चीजें बोल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 97 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बड़े वास्तुशिल्प डिजाइनों, जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन कहते हैं ना, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिजाइन कहते हैं, को उच्च गुणवत्ता में प्रिंट करने के लिए आमतौर पर किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपने देखा ना, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग देखी होंगी आपने,
ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपने देखा होगा जो आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह होते हैं ना, उनको ड्रॉ करना होता है, उनकी क्योंकि उनकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी चाहिए होती है, तो इसके लिए खासकर किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये उपयोग करते हैं प्लॉटर का, किसका, प्लॉटर का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं 91 है, स्प्रेडशीट जैसे एमएस एक्सेल में कोई भी गणितीय फॉर्मूला या फंक्शन शुरू करने के लिए हमेशा किस प्रतीक, किस सिंबल का उपयोग करते हैं। तो स्प्रेडशीट वगैरह जो होती है ना, इसमें हमेशा आप लोग अगर इसके बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने देखा होगा ना, आप इस सिंबल का यूज करते हैं बराबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। 99 है, वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के साथ पूरी तरह से अलाइन करने के लिए किस फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप किसी को अलाइन करते हैं ना, तो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं, जस्टिफाई करते हैं उसको, क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से एक ईमेल खाते से दूसरे ईमेल खाते में संदेश भेजने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, आप इंटरनेट के माध्यम से क्या कहते हैं, ईमेल खाते में कहते हैं एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं, संदेश वगैरह भेजते हैं, तो आप इसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज करते हैं कह रहा है, ठीक है। तो इसमें एसएमटीपी यूज करते हैं, क्या करते हैं, एसएमटीपी का यूज यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। किसको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यहाँ आएंगे क्वेश्चन, यहाँ पे किसके आएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किसने कहा था कि यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। देखिए अब मैं यहाँ से एक चीज बताऊँ ना, ये क्वेश्चन देखते अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, मुझे क्वेश्चन देखते ही ना, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आज ही पढ़ा था, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आज पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन देख के नहीं पढ़ा था, ये मैंने ऑलरेडी आज मैं उत्तराखंड, आज मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर मैंने ये पढ़ा था, जो भारत में ब्रिटिशों की जो शिक्षा नीति थी, ठीक है, जो एजुकेशन नीतियां थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, तो वो कैसी थी, तो उसमें ये स्टेटमेंट आई थी आज, ठीक है। मैं आपके नोट शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, तो वहां पे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो कहा मतलब ये कह सकते हैं, मतलब एरोगेंट टाइप का ये कह सकते हैं था करके, ठीक है। तो ये कहा था मैकाले ने, तो ठीक है, मैकाले ने क्या कहा था, जब मैकाले शिक्षा बोर्ड वगैरह लेके आ रहे थे ना, तो उस टाइम पे इन्हें कहा था कि जो भारत के लोग होते हैं बहुत अनपढ़ टाइप के होते हैं, जितना मतलब इन्हें कहा था कि यूरोप की एक अलमारी है ना, एक पुस्तकालय में एक अलमारी है ना, तो भारत और अरब के जो संपूर्ण साहित्य है ना, उसके बराबर हमारी एक अलमारी है, ऐसा कहा था। तो ये याद रखना, ये काफी इंपोर्टेंट, अभी देखिए क्वेश्चन भी आ चुका है और मैंने आज ही पढ़ा था, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पा रहा हूँ इसके बारे में। तो ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने कहा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है आगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ना अभी ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन ना अब खत्म हो चुके हैं, अब थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये की थी मैकाले ने की थी, और शिक्षा संबंधी विवरण था उसका, ठीक है। तो मैकाले का ही था, 1935 में ये इसके द्वारा स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। हिस्ट्री कराऊंगा मैं, बहुत प्यार से हिस्ट्री कराऊंगा आप लोगों को, पूरी चीजें आपको याद होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो मैकाले की इस संकीर्ण मानसिकता के कारण ही भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली की नींव रखी गई ना, तो इसका उद्देश्य ऐसा था कि जो ऐसे वर्ग का निर्माण करना था उनका, कि जो रक्त और रंग से भारतीय हो, लेकिन उनकी रुचि और विचार जो है ना, वो अंग्रेजों की तरफ बुद्धि से काम करे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो आपने देखा होगा जो बात चल रही थी, ठीक है, जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करी जाती है, वो यही थी। इसमें कहा था कि जैसे अगर कोई 1000 लोग है ना, उनने कहा था कि 1000 लोगों में से खाली 100 को ही पढ़ाओ, 900 लोगों को मत पढ़ाओ। तो ये जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी ना, ये कैंसिल हो गई थी बाद में, ठीक है। ये सक्सेस हुई नहीं थी इन लोगों की। 1939 की बात है, सॉरी 1839 की, नॉट 19 की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट, मैं हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में चीजें कवर करूंगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 102वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज ऑफिसर ने कुंवर सिंह का पीछा किया था। तो किसने किया था, ये किया था लुगार्ड ने किया था। किसने किया था, लुगार्ड ने, ठीक है। तो जगदीशपुर जो आपका बिहार में, आपको पता ही है इनके बारे में, ठीक है। तो वहां से कुंवर सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो ये लड़े थे वहां से, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। देखिए अब बंगाल का विभाजन हुआ था, रद्द कब किया था। जो बंगाल का विभाजन किया जाता है ना, 1905 में किया जाता है, ठीक है। फिर 1911 में क्या होता है, दिल्ली दरबार लगता है, ठीक है। दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की जाती है, और यहाँ पे बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपको यहाँ पे साथ साथ याद रखना है, ठीक है। और 1912 में ये प्रभावी हो गया था। आगे देखते हैं, 104वां है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। तो इसमें से कैबिनेट के सदस्य कौन नहीं थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिंथियागो, सर स्टेवर्ट क्रिप्स, या फिर इग्वी अलेक्जेंडर। इसमें से कौन से नहीं थे, ये लॉर्ड लिंथियागो यहाँ पे नहीं थे, बाकी ये तीनों थे इसमें, ठीक है। तो याद रखना है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे, ठीक है। स्टेवर्ट क्रिप्स व्यापार और बोर्ड के अध्यक्ष थे, और जो अलेक्जेंडर थे ना, ये नौसेना के थे, उनके नेवी के थे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, लिंथियागो यहाँ पे नहीं थे।
किस वर्ष पंडिता रमाबाई ने बंबई में एक गृह सह विद्यालय जिसे शारदा सदन नाम से जाना जाता है की स्थापना यहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी 1889 में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई में विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए इनके द्वारा शारदा सदन की स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अब बाद में इस स्थान को पुणे में स्थानांतरित वगैरह कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे माना जाता है? ठीक है, तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में निवासियों के तांबे और टीन के धातु विज्ञान का उपयोग वगैरह मिलता है, वहाँ पे हमें चीजें मिलती हैं। इसी के साथ ही अगर हम पाषाण युग की बात करते हैं तो विभाजन पुराण पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण में हम विभाजन करते हैं। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल आता है तो वहां पे हम लौह युग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे के अवशेष वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? ठीक है, तो कब की गई थी? 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो याद रखना, आपको इंपोर्टेंट यहाँ पता होना चाहिए, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। और कुशीनगर है कहाँ पर? ये कुशीनगर यूपी में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इनके अपने भौतिक शरीर के त्याग की घटना यहाँ पे मानी जाती है और ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। एक कभी पूछता है ना, महाभिनिष्क्रमण क्या है? ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण क्या है ऐसा पूछेगा तो वो उनको ग्रह त्याग को कहते हैं। क्या कहते हैं? जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था। ठीक है, अंतिम मुक्ति को परिनिर्माण कहा जाता है। ठीक है, और इनमें जब निर्माण की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति को निर्माण कहा जाता है इनका। ठीक है, तो ये मेन चीजें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। 108वां है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया गया है? ठीक है, जो पुरुष सूक्त है ना, जो 4 वर्णों की बात करता है, उत्पत्ति की बात करता है, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। किससे मिलता है? ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। जो 4 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं, क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया या फिर शूद्र हो गया चौथा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। 109वां है, फ्लोन द्वारा प्रस्तावित गतिक संकलन डायनामिक इंसेप्ट के अनुसार मॉनसून का मूल कारण क्या है? अब आपका ज्योग्राफी यहां से आ चुका है। ठीक है, 8 क्वेश्चन रखे हमने, देखिए 101 से लेके यहां तक 8 क्वेश्चन जो आपके पैटर्न के हिसाब से वैसे ही है आपके। ठीक है, तो देखिए फ्लोन द्वारा प्रस्तावित डायनामिक इंसेप्ट मूल कारण, मॉनसून का मूल कारण क्या माना गया है? तो इनने देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था कि गतिक गतिक संकल्पना डायनामिक इंसेप्ट की बात चल रही है, तो मॉनसून का मूल कारण क्या होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, तापीय रूप से उत्पन्न वायुदाब पेटियों का मौसमी प्रवास, जो स्थानांतरण वगैरह होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो मॉनसून का मूल कारण क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिण होने के साथ साथ अत्यंत जो अंत उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण है ना, जिसको कहते हैं ITCZ कहते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित वायुदाब पेटियों का जो मौसमी स्थानांतरण रहता है ना, उसके कारण ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेगा सिटीज, 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर जो होते हैं उनको मेगा सिटीज कहते हैं। ठीक है, का जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल है ये, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेगा सिटी की बात कर रहे हैं ना, तो कोलकाता सबसे ज्यादा कोलकाता में होगा, तो बृहत मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, तो ये आपका सही रहने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। देखिए आरोही क्रम बोला है ना, अवरोही क्रम बोला है ना, देखिए बृहद मुंबई में कितना है, लगभग ये 1.84 करोड़ के आसपास था। ठीक है, ठीक है, इसके साथ अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 1.63 करोड़ के आसपास था, और इसके बाद कोलकाता में जो था ना, वो आपका 1.41 करोड़ जनसंख्या के आसपास थी यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। 111वां है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, जिम्बाब्वे या फिर बोत्सवाना। तो उपयुक्त में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? अब देखिए इसके लिए वर्ल्ड मैप आना चाहिए, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, मकर रेखा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे है करके, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, ये अफ्रीका देश के मोजाम्बिक से तो जाती है। ठीक है, फिर ये बोत्सवाना से भी जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए मैप देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, तो ये बोत्सवाना से जाती है और मोजाम्बिक से जाती है, तो ये बिल्कुल आपको राइट ऑप्शन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? अब किसकी बात कर रहा है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन की बात करिए, जो इंडियन ओशियन है इसकी बात कर रहा है कि सबसे बड़ा इसमें द्वीप कौन सा कह रहा है। ठीक है, तो ये है मेडागास्कर। कौन सा है आपका? मेडागास्कर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिलता है, जैसे श्रीलंका है, ये छोटे हैं। ठीक है, तो बड़ा देखने को मिलता है मेडागास्कर मिलता है। मॉरिशस भी वहीं पे है, सेल्सियस भी है, बट ये छोटे देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 113वां है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक गारो जनजाति जनसंख्या केंद्रित है? किसकी बात कर रहा है?
गारो जनजाति की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये मेघालय मिलती है। तो गारो, खासी, जयंतिया आपने पता होगा इनके बारे में, हिल्स भी हैं और ये जनजातियां वहां पे रहती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्गटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में एक है जो कि भारत की स्थित है। तो भारत में जो कॉन्गटो है ना, वो कहां पर स्थित है देखने को मिलती है, ठीक है। ये मिलती है आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो कॉन्गटो चोटी है वो पूर्वी हिमालय में देखने को मिलती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। समुद्र तल से ये 7,990 मीटर के आसपास देखने को ऊंचाई इसकी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। देखिए तिब्बत से जो नदी आती है ना, इस टाइप से आती है, ये तिब्बत में आती है, सांगपो कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या है। देखिए ये सिंधु जल संधि है, ठीक है। इंडस वैली ट्रीटी हुई थी, इसको याद रखना, इंडस रिवर ट्रीटी जो हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। तो 1960 में साइन हुई थी और अभी लास्ट ईयर पे देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो उस टाइम पे इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। इससे 3 नदियां जो है ना, उसमें पाकिस्तान को पानी मिलता है, 3 नदियों से भारत को पानी मिलता है, ठीक है। तो भारत और 3 पश्चिमी नदियां कौन कौन सी है जो पाकिस्तान को बढ़ी है। एक है सिंधु आपकी, ठीक है, एक आपकी झेलम है, एक आपकी चेनाब है, ठीक है। और भारत में जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, इनका पानी भारत का है, इनका, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तो बंद अर्थव्यवस्था होती है, इससे क्या तात्पर्य है। देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो इसमें होता क्या है ना, बंद अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पे ना तो आयात होगा, ना ही निर्यात होगा, ना तो इंपोर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, ना ही एक्सपोर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ना ही इंपोर्ट हो रहा है और ना ही एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय कहते हैं वो एनएसओ निकालती है। कौन सी है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्षेत्र की बात कर रहे हैं और हमको उदाहरण की तरह इनको मैच करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र में, तो पशुपालन आएगा आपका, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण आता है आपका, तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग आता है। तो 231 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 120वां क्वेश्चन है। नीति आयोग के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण के संदर्भ में पूर्ववर्ती जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है, की तुलना में इसमें क्या प्रमुख संरचनात्मक बदलाव किया गया है। देखिए अभी जो नीति आयोग आया है ना, जो 1 जनवरी 2015 को आता है, इससे पहले इसने किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को किया। ये सहकारी संघवाद पे है, सहकारी संघवाद होता है ना, उस पर दृष्टिकोण में कार्य करता है। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल सीधे इसकी 86% सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। आगे देखते हैं। 121वां है यहाँ पे, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधारों के तहत अपनाए गए काश्तकारी सुधार के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो काश्तकारों को जोती गई भूमि का स्वामित्व देना, ठीक है, पहला तो ये दिया हुआ है। लगान का विनिमय करना, सहकारी खेती अनिवार्य कर व्यक्तिगत जोत पूर्णतः समाप्त कर देना। हाँ ये बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। इकोनॉमी के क्वेश्चन चल रहे हैं, हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे ये जितने क्वेश्चन थे ना, ये इकोनॉमी के चल रहे हैं। इससे पहले ज्योग्राफी के थे, खत्म हो गए थे, मैं बताना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एक 17 से जो क्वेश्चन आए ना, वो आपके अब क्या है, इकोनॉमी क्वेश्चन आए, ठीक है। 8 क्वेश्चन इकोनॉमी के रहेंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या होता है, ये क्या करता है, मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति को क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में कह रहा है किस प्रकार की मुख्यतः बेरोजगारी देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये मिलती है प्रच्छन्न एवं छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, काम कम होता है, लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 124वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटान तंत्र सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करता है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट ये दी है, ठीक है, जो कि पहला आपका बिल्कुल सही दिया है। तो डब्ल्यूटीओ जो करता है ना, जो विवाद वगैरह होते हैं जो व्यापारिक आप सदस्य देशों आपस में उनके बीच में होता है। ट्रिप्स समझौता सेवाओं के व्यापार से संबंधित है, नहीं, ट्रिप्स व्यापार से नहीं होता है। गेट्स सेवाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित, हाँ बिल्कुल ये सही है आपका। तो 1 और 3 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। आगे देखते हैं 125वां क्वेश्चन। राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक
क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि देखिए इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। इन्होंने आधुनिक शिक्षा का समर्थन दिया था, तो इसलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। 126वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था? ये कब अस्तित्व में आया? सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को। और याद रखना 24 अक्टूबर को एवरी ईयर यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या करते हैं? यूनाइटेड नेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया गया था। ठीक है, 27वां है, बंगाल विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो मेन उससे इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाह रहा था। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, 1905 में ये होता है, 1911 में इसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। अब देखिए, अब यहां से हमारे जो क्वेश्चन आ गए हैं ना, यहां 127 से ये हमारे अब पॉलिटी क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मूल अधिकारों के बारे में कौन सा कथन गलत है बोला गया है? पहली बात, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 15 से 35 तक इनका वर्णन है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये अधिकार असीमित है, नहीं असीमित नहीं है, गलत हुआ है। सरकार किसी भी स्थिति में इन पर कोई रोक नहीं, सरकार नहीं लगा सकती है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है। ये क्या है? जस्टिसिएबल है, यानी इनके चिपने पर व्यक्ति सीधे कोर्ट जा सकता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हैं, 5 टाइप की रीट लगा सकते हैं। ठीक है, भारत में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। हमने फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये सीमित है, असीमित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 129वां है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, जो कि भाग 4 में है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके बारे में कथन सही बताना है। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये देश चलाने के लिए जरूरी है और कानून बनाते समय राज्य को इन्हें मानना चाहिए। ठीक है, पहला हमें ये दिया है। ठीक है, चलो पहला हम इनको सही मानेंगे, आगे देखते हैं। इनकी प्रकृति ऐसी है जिसे कोर्ट जरिए जबरदस्ती लागू नहीं किया जाए। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मैंने कहा ना, फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं हमारे डीपीएसपी। ठीक है, तो ये भी सही दिया हुआ है। अगला देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र, नहीं राजनीतिक की नहीं है। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारा ये कह सकते हैं कि डीपीएसपी के अंतर्गत जो हमारे कार्य में, ठीक है, तो उनके लिए होता है ये लोग, ये क्या कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, कल्याणकारी। ठीक है, ये कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, नॉट राजनीतिक लोकतंत्र की बात यहाँ पे नहीं करते, याद रखना इसको। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक और बी, ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 130वां है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन सा कथन गलत बोला गया है? गलत बोला गया है, ध्यान देना। पहला कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल चुने हुए सदस्य, निर्वाचित सदस्य आते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य की विधानसभाओं के चुने सदस्य आते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। आगे देखते हैं। 70वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य नहीं, विधान परिषद सदस्य नहीं डालते हैं वोट। ठीक है, 6 राज्यों में यहाँ पे विधान परिषद है, याद रखना, ये लोग वोट नहीं करते हैं। तो गलत ही पूछा गया था, ये हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? देखिए जो संयुक्त अधिवेशन होता है ना, इसको कौन बुलाता है? इसको बुलाता है आपका राष्ट्रपति बुलाता है। बट इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जैसे अभी कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी यहाँ पे? ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2026 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति के 75 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय स्मृति पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश के कहां पे किया गया है? ठीक है, देखिए अब करंट अफेयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है, लेटेस्ट करंट अफेयर है, याद रखना। ठीक है, ये कहां पे किया गया था? तो ये किया गया था आपका इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2026 में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल किए गए लद्दाख के 2 विशेष व्यक्तियन 2 कुबड़ वाले ऊंटों का नाम क्या रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये है गलवान और नुब्रा, इनका नाम रखा गया है। ठीक है, गलवान नुब्रा अलग ही मुंह टाइप के थे। ठीक है, आप देखे होंगे जब परेड आप लोग देख रहे होंगे। वर्ष 2026 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत किस देश के एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर को सफलतापूर्वक भारत को प्रतिस्थापित करा गया है? किसको किया गया है अभी? ये तुर्की ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख रहे हैं। अगला है, वर्ष 2026 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ चालू किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदानी का है। ठीक है, तो ये किया गया था आपका ये
खाबड़ा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है वर्ष 2006 में 2026 में, नोट 6 में, भारत ने किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप और संयुक्त राष्ट्र शांति सेवा प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं? तो किसके साथ किए गए हैं? ये किए गए जर्मनी के साथ। ठीक है, आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या, स्वीकृति संख्या कितनी हो गई? देखिए आज ही ये बिल पास हो गया है। ठीक है, ये करंट अफेयर में करवा दिया था ऑलरेडी पहले कि यहाँ पे बढ़ा दी है, तो 37 + 1 हो गया, मतलब 38 होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये आज ही, आज के दिन, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ 3 अगस्त को, तो आज राज्य लोकसभा से बिल पास भी हो गया है। ठीक है, पार्लियामेंट से बिल पास भी हो गया है, तो याद रखना आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। 139वां है, वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित यहाँ पे किया गया है? ये किया गया है मेजर अभिलाषा बराक को। ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये यूएन की जो यूएन में टीम जाती है ना, यूएन पीस कीपिंग में, वहां पे है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया है राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान, राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान। ठीक है, तो ये थे हमारे 140 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा होगा, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी। तो आपको कैसा लेवल लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।